दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए तीसरे चरण का मतदान कितना बड़ा झटका लेकर आया है। आखिर सुधीर चौधरी ने अपने एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री मोदी के लिए तीसरे चरण तक की फिल्म की क्या रूपरेखा रखी है, ये सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि तीसरे चरण का जो मतदान का रात 11 बजे, जी हाँ, देर रात 11 बजे चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़ा आया है, वो किस ओर इशारा करता है। लेकिन सुधीर चौधरी, वही सुधीर चौधरी जिन्होंने पहले चरण के मतदान में भविष्यवाणी कर दी थी कि कोई लहर नहीं है, 2014 और 2019 जैसा चुनाव नहीं है, बड़ा ठंडा चुनाव है, उत्साहहीन चुनाव है, वो सुधीर चौधरी तीसरे चरण का मतदान निपटते निपटते ये स्वीकारते हैं कि जिस फिल्म को, जिस लोकसभा चुनाव को अगर आप एक फिल्म की तरह कंपेयर करें तो इंटरवल तक ये फिल्म निपट चुकी है और अब इंटरवल तक के बाद की फिल्म बची है। हालांकि सुधीर चौधरी का विश्लेषण सुनकर ये समझ में आ रहा था कि लगता है कि उनको ऊपर से बिग बॉस के आदेश आ गए, क्योंकि आजकल सुधीर चौधरी को ज्यादा क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे थे। पहले चरण के मतदान में विश्लेषण कर दिया कि मोदी जी की लहर नहीं है। उसके बाद सुधीर चौधरी साहब ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ इंटरव्यू कर दिया, कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर फैक्ट चेक करने लगे कि देखिए बताइए कहाँ लिखा है यहाँ पर मंगलसूत्र और कहाँ लिखा है यहाँ पर इनहेरिटेंस टैक्स। लेकिन तीसरे चरण के मतदान के बाद जिस तरह का विश्लेषण सुधीर चौधरी कर रहे थे, उससे कुछ हिंट्स निकलते हैं दोस्तों कि आखिर बिग बॉस का जो आदेश आया है वो किस तरह का होगा। दोस्तों, सुधीर चौधरी ये तो स्वीकार कर रहे थे कि मोदी जी के इर्द गिर्द ही ये चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कुछ बातें जो सुधीर चौधरी ने कही उससे हिंट आप ले सकते हैं। सुधीर चौधरी अपने पूरे के पूरे एग्जिट पोल के विश्लेषण में, 3 चरण तक के एग्जिट पोल के विश्लेषण में यूट्यूब और सोशल मीडिया का जिक्र करने लगे कि जिस तरह की हवा यूट्यूब और सोशल मीडिया में आपको दिखाई दे रही है, उस तरह की हवा पोलिंग बूथ पर नहीं दिखाई दे रही। क्या वाकई ऐसा है दोस्तों? ये सब कुछ मैं आपको चुनाव आयोग के आंकड़ों के जरिए बताऊंगी। लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया को बार बार जिस तरह से अपने एग्जिट पोल के विश्लेषण में सुधीर चौधरी सेंटर स्टेज में ले रहे थे, बार बार उस पर बात कर रहे थे, ये समझ में आ रहा था कि सोशल मीडिया में जो हवा है और यूट्यूब के जरिए दर्शक जिस तरह से ये प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के विश्लेषण को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो काफी परेशान कर रहा है सुधीर चौधरी को। इसके अलावा दोस्तों, सुधीर चौधरी ने अपनी एक विश्लेषण में एक बात बोली कि प्रधानमंत्री मोदी का विंटेज रूप दिखाई दे रहा है। विंटेज मतलब होता है बहुत पुराना रूप, एक ऐसा रूप जो एक वक्त में पीएम मोदी का हुआ करता था। मतलब खुलकर नहीं बोला सुधीर चौधरी ने, मैं बताती हूँ, हिंदू हृदय सम्राट का, पीएम मोदी का वो रूप जिसने गुजरात में उन्हें सबसे बड़ा नेता बनाया, वो रूप जिसके बाद उनको किसी और दूसरी पहचान की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि जब राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी आए तो उन्होंने अपने आप को विकास और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस नेता दिखाने की कोशिश की, या फिर युवाओं के साथ किस तरह से वो जुड़ते हैं, अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए कैसे गरीब कल्याण के बारे में वो सोचते हैं। तो एक अपने आप को जेनेक्स का नेता या फिर गरीबों का नेता हर वक्त और अलग अलग वक्त में दिखाने की कोशिश मोदी जी करते हैं। लेकिन मोदी जी को जो पसंद करने वाले लोग हैं, जो कट्टर उनके समर्थक हैं, वो उनको इसीलिए पसंद करते हैं विंटेज, उनके विंटेज रूप के लिए। कौन सा? हिंदू हृदय सम्राट वाला रूप। तो यहाँ सुधीर चौधरी अपने विश्लेषण में भी ये कहते हुए दिखाई दिए कि मोदी जी का पहले चरण के मतदान के बाद, पहले चरण तक मोदी जी अपनी गारंटी की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मोदी जी का विंटेज रूप दिखाई दिया दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के दौरान। मतलब सुधीर चौधरी भी स्वीकार करते हैं कि मोदी जी को जब 400 पार के नारे से आते आते आते, मछली से आते आते, मंगलसूत्र से आते आते अब बाबरी के ताले तक आना पड़ रहा है, तो सवाल ये कि मोदी जी को अपना विंटेज रूप दिखाना क्यों पड़ रहा है, जिस रूप को वो गुजरात में कहीं छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में आ चुके थे, सबका साथ सबका विकास की बात करने लगे थे। आखिर मोदी जी को अपने विंटेज रूप में क्यों आना पड़ा? ये जवाब सुधीर चौधरी ने ही नहीं दिया, इसका जवाब आप जानते हैं। इसके अलावा एक लाइन सुधीर चौधरी ने बोली कि दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी एक बार फिर से गेम में आ गई है। इसका मतलब वो मानते हैं कि बीजेपी गेम से गई थी। अब सुधीर चौधरी जैसे लोग थोड़ा कहें तो ज्यादा समझिएगा। खैर, सुधीर चौधरी ने बार बार अपने इस विश्लेषण में दोस्तों जिस बात का जिक्र किया, सोशल मीडिया यूट्यूब, ये समझ में आ रहा था कि सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स कितना परेशान कर रहे हैं सुधीर चौधरी और सुधीर चौधरी जैसे लोगों को। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग का फाइनल आंकड़ा क्या कहता है। रात 11 बजे का चुनाव आयोग का ये आंकड़ा देख लीजिए, और ये बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है बीजेपी के लिए। क्यों? क्योंकि रात को 11 बजे का जो टोटल आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया है, प्रेस रिलीज है चुनाव आयोग की, दोस्तों थर्ड फेज का मतदान, तीसरे चरण के मतदान में 64.4%
मतदान हुआ है ऑल टोटल 93 सीट्स पर। दोस्तों इस लिस्ट में जो सबसे कम मतदान हुआ है जिस राज्य में, जानते हैं वो कौन सा राज्य है? बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला राज्य जो बनता जा रहा है, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, रात 11 बजे के चुनाव आयोग के आंकड़े कहते हैं कि 57.34%, मतलब कि सबसे कम मतदान जिस राज्य में हुआ है वो है उत्तर प्रदेश। वो उत्तर प्रदेश जहां की कम से कम 2 लोकसभा सीटें, चाहे हम संभल की बात करें या मैनपुरी की बात करें, उसके लिए कांटे की टक्कर, और काफी हद तक माना जा रहा है कि तीसरे चरण में ये वो सीटें हैं जो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहां का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इतना कम है। तो सवाल ये कि जिस मोदी लहर की बात हो रही थी, जिस 400 पार की मोदी लहर में सवार थे मोदी जी पहले चरण के मतदान होते होते, और जिस राम मंदिर की लहर का जिक्र हो रहा था, वो तो राम मंदिर बना ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या जी में। तो उस उत्तर प्रदेश में भी क्या मोदी लहर नहीं चल रही है? और अगर चल रही है तो फिर वोटर घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? आप वोटिंग परसेंटेज देखिए कितना कम है उत्तर प्रदेश का, 57.34% तो बहुत ही ज्यादा कम है। सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा असम का 81.61%, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा आगे जो और चिंताजनक बात है बीजेपी के लिए दोस्तों, वो है बिहार का वोटिंग परसेंटेज 58.1%। रात 11 बजे का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ, रात 11 बजे का आंकड़ा आप समझ लीजिए एक तरह से फाइनल आंकड़ा जो है वो ये है। बिहार में भी बहुत कम वोट परसेंटेज हुआ है, 58.18%। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का दामन छोड़कर एन वक्त में एनडीए की गोद में जाकर बैठे, पलटू मार उनको बोला गया। इसके अलावा पूरे चुनाव में लगातार बिहार में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की रैलियों में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, चाहे मोदी जी की पुरानी रिकॉर्डिंग सुना रहे हो या फिर लगातार जिस तरह से उनकी पीठ में तकलीफ है, उसके बावजूद भी वो व्हीलचेयर में बैठकर लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि वो कितनी पीड़ा में है, उसके बाद भी प्रचार कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से वो गाने गा गा कर प्रचार कर रहे हैं, और युवाओं का जो एक क्रेज उनके रैलियों में दिखाई दे रहा है, और उसके बरक्स उससे दूसरी और पीएम मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं। बिहार में पीएम मोदी ने इस बीच कई रैलियां की हैं तीसरे चरण के मतदान से पहले। नीतीश कुमार भी पूरा जोर लगा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इतना जोर लगाने के बावजूद भी हासिल क्या आ रहा है? हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि इतना कम मतदान अगर बिहार में हुआ है तो इसके लिए किसी एक पार्टी को ही फायदा है या किसी एक गठबंधन को ही नुकसान है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो पूरा का पूरा बिहार में राजनीति 360 डिग्री पलटी थी कुछ महीने पहले, उसका हासिल क्या है? क्या वोटर्स में उतना उत्साह दिखाई भी दे रहा है? इसके अलावा दोस्तों गुजरात से भी ये जो वोटिंग टर्नआउट है, गुजरात से भी बहुत ही चिंताजनक खबर बीजेपी के लिए लेकर आया। मोदी जी का गृह राज्य है गुजरात, 58.98% यहाँ पर टोटल वोटर टर्नआउट निकला है। तीसरा सबसे कम मतदान होने वाला राज्य, मतलब वो राज्य जहां पर मोदी जी ने खुलेआम, कल अहमदाबाद में जब मोदी जी और अमित शाह जी वोट डालने गए तो खुलेआम चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। वहां पर वो वोट डालने पहुंचे तो मिनी रोड शो कर दिया। सुबह सुबह फर्क पड़ता है ना इससे। गुजरात के तमाम न्यूज चैनल्स ने, तमाम नेशनल न्यूज चैनल्स ने उसको 1-1.25 घंटा दिखाया। उसके बाद वो गए, वोट डालने के आए, उसके बाद उन्होंने लोगों के साथ फोटोज खिंचाई, ऑटोग्राफ दिए, लोगों से बात की। वो गुजरात अस्मिता को एक बार फिर से उन्होंने जगाया। गुजरात में भी पीएम मोदी ने लगातार रैलियां की और उन रैलियों में भीड़ भी दिख ही रही थी। भीड़ तो हमारे यहाँ हर नेता की रैली में दिख जाती है, लेकिन वो जोश, वो उत्साह जो गुजरात में मोदी जी को लेकर था कि हमारा एक गुजराती देखिए दिल्ली की गद्दी में बैठा है, क्या वो जोश आज 2024 में आते आते इतना कम हो गया कि गुजरात में 58.98% वोटिंग प्रतिशत हो रहा है? दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक परसेंटेज है बीजेपी के लिए, खासतौर पर गुजरात से। और एक और बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जरा कर्नाटक का हाल देख लीजिए। वो कर्नाटक जहां ठीक इस तीसरे चरण के मतदान से पहले प्रज्वल रेवन्ना का मुद्दा उठा, और इस तरह से ये मुद्दा उठा कि पूरे के पूरे कर्नाटक की राजनीति एक तरह से बदलने का दावा कई जानकार करने लगे। यहाँ का वोटिंग परसेंटेज तो बहुत ही जबरदस्त है, 70.41%। मतलब जो उत्साह गुजरात में नहीं दिखा, जो उत्साह बिहार में नहीं दिखा, या फिर जो उत्साह यूपी में नहीं दिखा, वो उत्साह कर्नाटक में कितना जबरदस्त दिखाई दे रहा है, 70.41%। हालांकि बहुत अच्छी बात है, लेकिन 70.41% यानी कि जो जिस तरह का वोटिंग टर्नआउट, उत्साह पूर्वक वोटिंग टर्नआउट कर्नाटक में देखने को मिला, ये किस ओर ये इशारा करता है? याद रखिएगा 2019 के चुनाव में कर्नाटक में बेहतरीन प्रदर्शन किया था
बीजेपी ने, और अब कर्नाटक की सारी सीटों में वोटिंग हो चुकी है। तो क्या ये माना जाए दोस्तों कि ये जो वोटिंग टर्नआउट है ऑल टोटल रात को 11 बजे का जो फाइनल आंकड़ा आया है वो बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है, और उस मुसीबत को ढकने के लिए अब गोदी मीडिया फिर से अपना मोर्चा संभालने लगी है। वो सुधीर चौधरी जो जिनके अंदर की पत्रकारिता जागने लगी थी कुछ वो समझ में आ गया उनको कि अब वक्त आ गया है कि किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए सामने आना पड़े। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में तीसरे चरण का जो फाइनल डेटा आया है वोटिंग टर्नआउट का वो किसके लिए मुसीबत बन सकता है, या फिर किसके लिए फायदा पहुंचाने वाला हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।